हेलो एवरीवन, वेलकम एट सिनॉप्सिस आईएएस। मैं जयंत सिंह। आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है सेल गैस इन इंडिया। इस टॉपिक में जो हम सबसे पहले देखेंगे कि समझने की कोशिश करेंगे सेल गैस आखिरकार होता क्या है, ठीक है, इसका एक्सप्लोरेशन क्या होता है, इंडिया में इसके रिजर्व्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसके एक्सप्लोरेशन में क्या चैलेंजेस इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन इंडस्ट्रीज़ फेस कर रही हैं, उन चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स फॉरवर्ड लिए हैं और फर्दर और क्या स्टेप्स लेना चाहिए इस सेक्टर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। ये सारी चीज़ों को आज हम देखेंगे। इसके साथ साथ हम देखेंगे सेल गैस के एडवांटेजेस क्या हैं और भी डिफरेंट फीचर्स को। अगर आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे तो आप कोर्सेज़ के अंदर यहाँ पे आप जनरल स्टडी का कोर्स पाएंगे। तो आज की जो हम क्लास देख रहे हैं जनरल स्टडी के कोर्स में आपका यहाँ पे जो मेंस क्लासरूम प्रोग्राम है उसके अंदर आएगा। आप कोर्स की डिटेल यहाँ पे पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारे ऑप्शनल जो ज्योग्राफी ऑप्शनल है उस क्लास में भी आएगा। तो एक बार हम देखते हैं कि जो सेल गैस है ये हमारे सिलेबस में कहाँ पे आता है। तो आप लोगों को पता होगा जीएस पेपर 1 में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज है उसके अंदर आपका सेल गैस एक टॉपिक आएगा, ठीक है। साथ ही साथ जो हमारा पेपर 3 है उसमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का जो टॉपिक है उसके अंदर एनर्जी और एनर्जी के अंदर आपके अनकन्वेंशनल जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उसमें शेल गैस आएगा। ये हमारी वेबसाइट है, प्लीज़ इसको विजिट करिए। इसमें फर्दर और कोर्सेज़ के बारे में आप जान सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है फॉर जीएस, इसको ज्वाइन करिए। कई सारी फ्री पीडीएफ्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली ये हमारे ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए है, ठीक है, और ये हमारा जियोलॉजी ऑप्शनल के लिए है। इन टेलीग्राम चैनल्स को प्लीज़ ज्वाइन करिए आप लोग। आज का जो टॉपिक है हमारा सेल गैस, उससे रिलेटेड जो मैं पढ़ा रहा हूँ कंटेंट आज, उससे रिलेटेड मैंने ये 2 क्वेश्चन प्रोवाइड किया हुआ आप लोग को। ये आपके आंसर राइटिंग पोर्टल पे इनेबल हो जाएगा, प्लीज़ वहाँ पे राइट करिए। हम कोशिश करेंगे आप लोग को फीडबैक प्रोवाइड करने की। तो जो आज का हमारा टॉपिक है सेल गैस, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि हम क्यों गैस और जो अनकन्वेंशनल गैस हैं ख़ास तौर से उन पे क्यों फोकस कर रहे हैं। तो रिसेंटली जो है आपका जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उसका 2012 का एक पब्लिकेशन था जो कि ये बात कर रहा था कि किस तरीके से वर्ल्ड एक नए फेज़ में इंटर कर रहा है जिसको हम कहते हैं गोल्डन एज ऑफ गैस। तो उसके लिए हमें जो है कुछ तैयारियां पहले से करनी पड़ेगी। हमें अपने गैस सेक्टर और गैस इंडस्ट्री को उस तरीके से इंसेंटिव प्रोवाइड करना पड़ेगा कि हम उसमें कहीं पीछे ना रह जाएं। साथ ही साथ ये जो रिपोर्ट है वो ये कहता है कि जो ग्लोबल एनर्जी का मिक्स फ्यूचर में आने वाला है, अगर हम उसमें देखें तो जो है जो गैस होगा वो सेकेंड लार्जेस्ट प्राइमरी एनर्जी सोर्स होगा ऑयल के बाद, ठीक है। तो ऑयल तो रहेगा इंपॉर्टेंट, लेकिन गैस जो अभी उतना इंपॉर्टेंट सोर्स नहीं है वो फ्यूचर में आपका सेकंड इंपॉर्टेंट सोर्स होने वाला है। अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो जो ग्लोबल गैस की डिमांड है, जो अभी करंट जो 2010 के जो डाटा है उससे जब 2035 में आप मूव करेंगे तो जो है जो इन 25 सालों में जो गैस का डिमांड है वो लगभग 50% बढ़ जाएगा। मतलब अगर आप अभी 100 कंजम्पशन कर रहे हो तो आप 150 कंजम्पशन करोगे। और ये जो ग्रोथ है 50% की, इसमें आपका जो 1/3 हिस्सा है वो आपका अनकन्वेंशनल सोर्सेज से आएगा, ठीक है। तो अनकन्वेंशनल सोर्स पहले हम समझते हैं कि अनकन्वेंशनल सोर्स क्या क्या होते हैं। तो 2 मेन अनकन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं जिसको अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो हो गया कोल बेड मीथेन, दूसरा हो गया सेल गैस। और भी इसके साथ साथ अनकन्वेंशनल सोर्सेज में जैसे आपका टाइप गैस आता है, CMM आता है, लेकिन आज हम लोग जो देखेंगे वो शेल गैस देखेंगे। ऐसे टॉपिक है कोल बेड मीथेन, उसका भी लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। और इस सेक्टर की अगर हम इंपॉर्टेंस देखें तो आप लोग को पता होगा यूएस एक टाइम था जब नेट इंपोर्टर था यूएस, लेकिन अभी जो नए सोर्स ऑफ अनकन्वेंशनल सोर्स ऑफ गैसेस जो एक्सप्लोर किया है, ठीक है, उनके वजह से आज नेट एक्सपोर्टर हो गया है गैस का यूएस। तो इंडिया के पास भी एक तरीके से अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इंडिया भी इस समय इंपोर्टर है जो है आपकी फ्यूल्स की। इंडिया के पास भी अपॉर्चुनिटी है कि वो एक्सपोर्टर बन सकता है। नहीं एक्सपोर्टर बने तो सेल्फ डिपेंडेंट तो हो सकता है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि शेल होता क्या। मैंने ऑलरेडी हाइड्रोकार्बन का जो मैं लेक्चर ले रहा था, हाइड्रोकार्बन बेसिक 1 और बेसिक 2, उसमें जो बेसिक 2 था उसमें मैंने सेल गैस के बारे में ऑलरेडी आप लोग को बता चुका है। आप लोग चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे भी मैं एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दूंगा आप लोग को सेल गैस के बारे में, ठीक है, लेकिन बाकी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलेगी। बाकी बहुत सारे गैसेस के बारे में मैंने वहाँ बता रखा है, ठीक है। तो सेल गैस भी आपका एक तरीके से नेचुरल गैस है, बट नेचुरल गैस में ये आपका अनकन्वेंशनल नेचुरल रिसोर्स है। मतलब कुछ कन्वेंशनल नेचुरल रिसोर्सेज है जो कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी थी उनके थ्रू आप उसको निकाल सकते थे, एक्सट्रैक्ट कर सकते थे, लेकिन ये अनकन्वेंशनल है। मतलब जो नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई हैं उनके थ्रू इनका एक्सप्लोरेशन पॉसिबल हो चुका है।
ठीक है। सबसे पहले इसके बाद एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा आप लोग कि सेल होता क्या है। तो सेल जो है आपका एक सेडिमेंट्री रॉक होता है, और इस सेडिमेंट्री रॉक में जो गैसेस मिलते हैं उनको हम कहते हैं सेल गैस, ठीक है। ये जो शेल्स होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, जो आपके कन्वेंशनल क्रूड ऑयल्स होते हैं उनके कंपैरिजन में काफ़ी डीप में मिलते हैं, लगभग 2000 मीटर 2500 मीटर डीप में मिलते हैं। वहीं अगर आप क्रूड ऑयल्स की बात करें तो लगभग आपको 1000 से 1500 के गैप पे मिल जाता है। अब जो प्रॉब्लम थी कि ये अनकन्वेंशनल है, मतलब इसको अभी तक हम एक्सप्लॉइट क्यों नहीं कर पाए थे, उसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि आपका जो सेल रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक, इसकी परमेबिलिटी काफ़ी कम होती है। तो इसमें आप क्या देखेंगे कि आपके रॉक्स हैं, इस रॉक्स में जो है काफ़ी सारे, मतलब पोरस तो है, ठीक है, लेकिन क्या है कि ये एक साथ जॉइन नहीं है। तो गैस किसी एक पर्टिकुलर जहाँ पे एक्यूमुलेट नहीं होती, छोटे छोटे पोर्स में, क्योंकि इनकी परमेबिलिटी काफ़ी कम होती है, छोटे छोटे पोर्स में गैस आपके सेल ऑयल्स इकट्ठे हुए रहते हैं, ठीक है। तो इनका एक्सप्लोरेशन पॉसिबल नहीं है। वहीं हमने देखा था कि जो क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम होते हैं उनका एक्सप्लोरेशन कितना ईजी हो जाता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें एक जहाँ पे रिजर्वायर उनका बना रहता है, ठीक है। तो इसके लिए एक्सप्लोरेशन करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी हुई है। अगर हम देखें कि वो नई टेक्नोलॉजी क्या है जिसकी वजह से अब पॉसिबल है गया है, तो 3 मेन फैक्टर हैं जिसकी वजह से अभी आपके ये अनकन्वेंशनल गैस और खासतौर से सेल गैस का एक्सप्लोरेशन पॉसिबल है। वो फैक्टर्स ये हैं कि हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की टेक्नोलॉजी अब आ गई है आपके पास। अभी तक क्या करते थे आप, ड्रिलिंग वर्टिकल करते थे, ठीक है। तो ये आपके रॉक है, आप उसमें वर्टिकल ड्रिल करते थे, तो यहाँ से ऑयल या गैस जो भी निकालना था रहता था। अब क्या कर रहे हैं आप, हॉरिजॉन्टल भी ड्रिलिंग कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आपका ये सरफेस है, आपने पहले वर्टिकल ड्रिलिंग की, उसके बाद आप हॉरिजॉन्टली जाके ड्रिल कर पा रहे हो, तो आपका सरफेस एरिया जो कवर करने का है वो बढ़ गया, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम थी यहाँ पे परमेबिलिटी की, उसको हम देखेंगे कि इस हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग टेक्निक से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग की भी टेक्नोलॉजी आई। हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग टेक्नोलॉजी भी हमें इसमें हेल्प करता है। इस दोनों को हम के कॉम्बिनेशन को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ जो थर्ड रीजन है क्यों सेल गैस की इंपॉर्टेंस काफ़ी अभी बढ़ गई है, उसके पीछे क्योंकि आपका जो नेचुरल गैस के प्राइस है ग्लोबल मार्केट में काफ़ी अट्रैक्टिव हो गए हैं। तो लोग अब इन्वेस्टमेंट यहाँ करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इन्वेस्टमेंट का रिटर्न पॉसिबल है। इससे पहले तक हमारे पास नेचुरल गैस को ट्रांसफ़र करने की टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है, लेकिन अब हम लिक्विफाइड नेचुरल गैस बना के इसको अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार शेल गैस और जो ऑयल होते हैं उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग टेक्निक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम एक नॉन वर्टिकल वेल, मतलब आपका वर्टिकल ना हो के नॉन वर्टिकल, मतलब हॉरिजॉन्टल वेल खोदते हैं, और इससे क्या होती है कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि आपका सरफेस एरिया जो कवर्ड है वो बढ़ जाता है लो परमेबिलिटी जो रॉक्स होते हैं उनके अंदर। हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग जिसको कहते हैं, जिसका एक और नाम है फ्रैकिंग जिसको कहते हैं, फ्रैकिंग प्रोसेस और हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग दोनों सेम ही चीज़ है। इसमें क्या करते हैं हम, कुछ फ्लूइड का मिक्सचर होता है जिसको हम, ये जो हमारे वेल बोर्स जो हमने खोद रखे हैं गड्ढे ड्रिलिंग के थ्रू, उनसे जो है फ्लूइड्स को छोड़ते हैं, और वो इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं कि आसपास के जो क्रैक्स और फ्रैक्चर होते हैं उन सबको क्रैक करते हुए जाते हैं, जो है आसपास में सबको ज्वाइन कर देता है। तो ज्वाइन करने से क्या होता है, एक फ्लो का चैनल पूरा बन जाता है जहाँ से अब सेल गैस और सेल ऑयल निकल सकते हैं। इसको हम यहाँ पे डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। ये डायग्राम आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो वेल है, इसको पहले तो आपने वर्टिकल ड्रिलिंग की, और फिर जब आप सेल के पास पहुँच गए तो वहाँ पर आपने एक हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की, जो मैं बता रहा था हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की टेक्निक। इसके बाद यहाँ पे आप फ्रैकिंग कर रहे हो। फ्रैकिंग में क्या हो रहा है कि आप हाई प्रेशर में वाटर फ्लूइड्स को छोड़ रहे हो, ठीक है। तो ये जो आपके जो छोटे छोटे यहाँ पे पोस्ट थे, ठीक है, अब क्या हो रहा है, इन फिशरीज़ को वो ज्वाइन कर दे रहा है हाइड्रोलिक फ्रैकिंग की वजह से। जब आप प्रेशर से भेज रहे हो तो जो भी छोटे छोटे आपके होल्स हो रखे थे वो सारे ब्रेक हो गए और सारी की ज्वाइनिंग हो गई। अब ज्वाइनिंग होने के बाद यहाँ पे सारे गैस आपके फ्लो हो सकते हैं, और गैस फ्लो होके यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल टेक्निक होती है जो हम यूज़ करते हैं। अब बात तो है, ठीक है, कि सेल गैस हम लोग देख लिए कि सेल गैस क्या होता है, कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आना चाहिए कि आखिरकार हम क्यों इस अनकन्वेंशनल इतने डिफ़िकल्ट चीज़ को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, आखिरकार हमको फ़ायदा क्या होगा इनको एक्सप्लोर करने का। तो जो बेस्ट पार्ट है सेल गैस की वो ये है कि एक काफ़ी फ्लेक्सिबल फ्यूल है ये, जिसको आप घर में भी यूज़ कर सकते हो, इंडस्ट्रियल बॉयलर्स में भी यूज़ कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी यूज़ कर सकते हो, और ऑटोमोबाइल में भी यूज़ कर सकते हो।
और ऑटोमोबाइल में भी यूज़ कर सकते हो। तो आप देख रहे हो ना, आपके मल्टीपर्पज़ फ्यूल एक तरीके से हो गया। साथ ही साथ जो आपके पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जैसे आप फर्टिलाइजर्स बना सकते हो, प्लास्टिक्स बना सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। साथ ही साथ क्या हो रहा है कि जब आपके खुद के कंट्री में जो है इस तरीके से आप फ्यूल को एक्सप्लोर कर पा रहे हो, तो आपका जो है जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपका और फर्दर सोर्स ऑफ एनर्जी मिलते हैं तो आपका जो एनर्जी का कॉस्ट है वो डिक्लाइन होना चालू हो जाएगा नेचुरली। जो दूसरा मेन इंपॉर्टेंट फ़ायदा है कि काफ़ी ज़्यादा क्लीन एनर्जी इन कंपैरिजन टू कन्वेंशनल रिसोर्सेज, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये सब भी बहुत कम मिलता है। साथ साथ जो आपके CO2 के एमिशन है वो भी कोल और इनके सामने बिल्कुल भी ना के बराबर हैं, आप ऐसा समझ। साथ ही साथ जो आपके एसेज और अदर रेसिड्यू निकलते हैं वो सब भी बहुत कम निकल रहे हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कि हमारा जो सेल गैस के रिसोर्सेज हैं वो इंडिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो अगर हम थ्रू आउट द वर्ल्ड हम एक बार देखें तो जो आपके, अगर आप थ्रू आउट द वर्ल्ड देखो तो आपके लगभग 35% जो रॉक है वो आपके उसमें सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो सेल्स का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे पोटेंशियल होता है कि आप जनरेट कर सकते हो सेल गैस। अगर इंडिया में हम देखें कि अगर हम इंडिया में देखें कि टेक्निकली कितना एरिया है जहाँ पे हम रिकवरेबल फॉर्म में सेल गैस को फाइंड करते हैं, जहाँ से हम रिकवरी कर सकते हैं, तो लगभग 96 ट्रिलियन क्यूबिक फीट का गैस है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और ये आपके लगभग 7 प्रोड्यूसिंग बेसिन से ही सिर्फ मिल जाता है। ये प्रोड्यूसिंग बेसिन आपका कौन कौन सा है आप इनको याद रखिए, मैप में भी डिज़ाइन करिएगा कि क्वेश्चन में काफ़ी मार्क्स दिलाएगा आपको। एक तो कैम्बे जो गुजरात के पास वाला रीजन है, दूसरा आपका हो गया कृष्णा गोदावरी का जो रीजन है, कावेरी वाला जो रीजन है, आसाम में अपर असम जो अरक्कन के पास वाला एरिया है, प्राणहिता गोदावरी वाला एरिया है, और साथ ही साथ आपका इंडो गैंगेटिक बेसिन में भी पाया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इंडो गैंगेटिक बेसिन में कोल और ये सब के रिजर्वायर्स नहीं है, लेकिन आप सेल गैस यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। साथ ही साथ आपका गोंडवाना बेसिन तो है ही, जो जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो फ्यूल से रिलेटेड, वहाँ पे आप ये भी कर सकते हो सेल गैस को भी, ठीक है। अगर हम करंट स्टेटस देखें तो ONGC ने कई सारे कॉन्ट्रैक्ट ले रखे हैं और लगभग 50 नॉमिनेशन ब्लॉक्स में जो है फेज़ 1 की तैयारी कर चुकी है सेल गैस को एक्सप्लोर करने की। ये मैं आप लोग को मैप पे दिखा देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ये आपका जो रीजन है वो प्राणहिता गोदावरी बेसिन वाला रीजन है, ये आपका कैम्बे बेसिन वाला रीजन है, ठीक है। ये आपका विंध्या जो सतपुरा रेवा साउथ रेवा बेसिन है वो सारी चीज़ें हो गए। ये दामोदर बेसिन हो गया, ये आसाम वाला एरिया हो गया जहाँ पे एक्सप्लोरेशन चल रही है। हाँ, साथ ही साथ आपका ये छत्तीसगढ़ बेसिन हो गया। तो ये रीजन आप लोकेट कर सकते हैं, ये आपका सेल का इंपॉर्टेंट रीजन हो गया। साथ ही में आप इंडियन गैंगेटिक बेसिन को भी आप मार्क कर सकते हैं जो इसमें नहीं मेंशन्ड है। तो अभी तक हमने देखा कि सेल गैस था क्या, उसका एक्सप्लोरेशन कैसे करेंगे, साथ ही साथ हमने समझने की कोशिश की कि उनके रिजर्व्स इंडिया में कहाँ कहाँ होते हैं और सेल गैस के एडवांटेजेस क्या होते हैं। अब हम जो देखेंगे वो हम देखेंगे, तो अगर हम चैलेंजेस में देखेंगे तो जो मेन चैलेंज है वो है वाटर अवेलेबिलिटी का, ठीक है। वाटर अवेलेबिलिटी में अगर आप देखें क्यों चैलेंज है, क्योंकि आपको फ्रैकिंग का प्रोसेस करना है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी डालना पड़ेगा। अगर हम देखें जो हमारा एक वेल हम लगाते हैं, ठीक है, उस वेल में लगभग 15,000 मीटर क्यूबिक का आपको पानी डालना पड़ेगा। तो आप ये देख रहे हैं ना, जो है अगर आप वहीं पे इरिगेशन कर रहे हो तो इरिगेशन में आप पानी यूज़ करोगे क्योंकि आप सेल गैस के एक्सप्लोरेशन में यूज़ करोगे, तो आपका कंपटीशन वैसे ही वाटर की अवेलेबिलिटी इंडिया में कम है, वहाँ पे आप इतना ज़्यादा वाटर लेके यूज़ कर दे रहे हो सिर्फ सेल गैस के एक्सप्लोरेशन में, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है आपकी वाटर की डिस्पोजल में है, ठीक है, क्योंकि कई सारे केमिकल एडिटिव्स का यूज़ करके आप प्रोपोनेंट्स का यूज़ करके आप फ्रैकिंग का प्रोसेस कंप्लीट करते हो। फिर उसके बाद जो आपने पानी निकाला उसको आप कहाँ डालोगे, ठीक है। अगर उसको कहीं भी डालते हो तो कंटेमिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, कई सारे हैवी मिनरल्स को भी वो नीचे से जाके लेके आता है, ठीक है। साथ ही साथ जो आसपास के नियर बाई ग्राउंड वाटर हैं उनको भी इफेक्ट करने की कोशिश करता है, जो नियर बाई के एक्वाफायर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है वो है लैंड एक्विजिशन की। जो लैंड की एरिया की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है सेल गैस में। तो आपका समझिए लैंड और वाटर का वैसे क्राइसिस इतना ज़्यादा इंडिया में हो रखा है, तो ये काफ़ी बड़ा चैलेंज प्रेजेंट करता है। लैंड एक्विजिशन में वैसे भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, लोग प्रोटेस्ट करते हैं, एक साथ सारा बड़ा एरिया भी आपको नहीं मिल पाता है, ठीक है। और अगर हम देखें तो जो
हम सेल गैस का एक्सप्लोरेशन करते हैं तो स्टार्टिंग का जो पहला 1-2 साल रहता है उसमें काफ़ी अच्छे से आपको सेल गैस मिलता है, लेकिन फर्दर जो है वही रेट मेंटेन करने के लिए आपको और ड्रिल्स खोदने पड़ेंगे और ड्रिल्स डिफरेंट लोकेशन पे करना पड़ेगा। तो मतलब क्या हो रहा है, आपका जो इंटरफेस था कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन का, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन का, वो और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आप और लैंड एक्वायर करते जा रहे हो तो मतलब इन्वायरमेंट इम्पैक्ट फर्दर क्रिएट करते जा रहे हो, आसपास जो कम्युनिटी रह रही है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जो रीज़न है, जो आपका सेल गैस का एरिया मिलता है वो आपको मोस्टली वहाँ पे मिलेगा जहाँ पे कम्युनिटी रहती है। साथ ही साथ आपको पानी की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है इसमें, तो पानी की भी रिक्वायरमेंट आपको वहीं पे मिलेगी जहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है। और जब ह्यूमन हैबिटेशन है वहाँ पे, तो आप ड्रिलिंग और ये सारी चीज़ें करोगी तो ह्यूमन को इम्पैक्ट पड़ेगा उसका, ठीक है। अब देखिए, अगर इम्पैक्ट में हम ये देखें तो एक तो आपका क्या होता है, आप इतने सारे केमिकल्स डालते हो, लगभग 300 से ऊपर से ज़्यादा आप केमिकल डालते हो एडिटिव्स में, ठीक है, फ्रैकिंग प्रोसेस में। अगर इसमें देखें तो 75% जो केमिकल्स यूज़ होते हैं वो स्किन, आई और सेंसरी ऑर्गन्स की बीमारियां फैलाते हैं। साथ ही साथ इसमें से लगभग 30% तो ऐसे हैं जो आपको कैंसर और रिप्रोडक्शन टाइप के इशू भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ह्यूमन हैबिटेशन के आसपास ये कर रहे हो तो कितना ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है। साथ ही साथ आपका अर्थक्वेक क्रैक्स को फ्रैक्चर करने के लिए आप इतना हाई प्रेशर में फ्रैकिंग करते हो, हाँ, कि आपके अर्थक्वेक के रिस्क भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, जो हमारा इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का प्रोसेस है, आज भी वो डिफ्रेंशिएट नहीं करता है कि अनकन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन में टेक्नोलॉजी अलग होती है, उनके लिए अलग टाइप से जो है आपको इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए। अभी भी आप उनका भी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कन्वेंशनल मेथड पे कर रहे हो, जो कि गलत है, ठीक है। इन सेक्टर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है आपको इन्वायरमेंट में, इनको भी देखना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिया इस सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए अभी तक, ठीक है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट स्टेप लिया वो ये है कि जो पेट्रोलियम का अभी तक जो डेफिनेशन था उसको चेंज किया। अभी तक जो पेट्रोलियम का डेफिनेशन था वो सिर्फ पेट्रोल से रिलेटेड था, क्रूड ऑयल से रिलेटेड था, तो सिर्फ वही जो कंपनियां रहती थी सिर्फ उसी को एक्सप्लोर कर पाती थी। बाकी जो उससे रिलेटेड गैसेस जो मिलते थे, नेचुरल गैसेस मिलते थे, कोल बेड मीथेन मिलते थे, उनको एक्सप्लोर नहीं कर पाती थी। लेकिन अब इस बैरियर को हटा दिया गया है, इस डेफिनेशन को अपडेट कर दिया गया है और जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं सबको एक्सप्लोर करने का परमिशन दे दिया गया है। साथ ही साथ 2013 में अलग से सेल गैस एंड ऑयल के लिए पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस की। नेशनल जो ऑयल कंपनीज हमारी जैसे ONGC, IOL हो गई, उनको भी फ्रैकिंग से रिलेटेड प्रोग्राम में जो है पार्टिसिपेशन करने के लिए परमिट दे दी गई। साथ ही साथ कई सारे सेल गैस के ब्लॉक्स भी एलोकेट किए हैं। आप देख सकते हैं हमारे जो डिफरेंट सेल गैस के जो है इंपॉर्टेंट एरिया थे वहाँ पे बहुत सारे सेल गैस ब्लॉक्स एलोकेट किए। साथ ही साथ US के साथ जो सेल गैस एक्सप्लोरेशन में काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, उसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की कि वहाँ से हम टेक्नोलॉजी को इम्पोर्ट कर पाएँ इंडिया में और हम खुद एक्सप्लोर कर पाएँ। जो हमारे डायरेक्टर जनरल हैं हाइड्रोकार्बन के, ठीक है, उन्होंने इस बात को जो है स्वीकारा कि जो है जो सेल गैस एक्सप्लोरेशन है उसमें जो है इन्वायरमेंट को एक अलग टाइप से चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो उसका जो है जो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट की गाइडलाइन है उसका एक अलग प्रोसीजर होना चाहिए, रैदर देन जो है जो हमारे कन्वेंशनल मेथड थे उनसे अलग हटके। तो ये तो कुछ सेल गैस से रिलेटेड डायरेक्ट पॉलिसी इम्प्लीकेशंस हो गए। उसके साथ साथ हम इनडायरेक्ट पॉलिसी इम्प्लीकेशंस देखें तो जो हमारा हेल्प पॉलिसी है वो भी हमको सेल गैस के एक्सप्लोरेशन में हेल्प करता है। कैसे करता है? क्योंकि आप रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल कर दिए, ओपन एक्रेज कर लाइसेंसिंग कर दिए, ठीक है, फ्रीडम भी कर दिया जो है जो गैस प्राइसिंग पे, तो जो एक्सप्लोर करेगा उस हिसाब से मार्केट में वो पैसा भी जनरेट कर पाएगा। ओपन लाइसेंसिंग पॉलिसी कर दी तो उससे क्या होगा कि खुद वो डिसाइड करेगा कहाँ के ब्लॉक को उसको एक्सप्लोर करना है, कहाँ के ब्लॉक को लेना है। साथ ही साथ एक ही लाइसेंस में उसको सारे जो है हाइड्रोकार्बन गैस के बारे को एक्सप्लोर करने की परमिशन भी मिल जाएगी। और भी गैस लाइन पाइपलाइन, जो गैस से रिलेटेड पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको भी इम्प्रूव करने की और मार्केट से टच कराने की, कनेक्ट करने की भी गवर्नमेंट फुल कोशिश कर रही है। अगर हम देखें वे फॉरवर्ड में क्या हम लिख सकते हैं, तो वे फॉरवर्ड में यही कि गवर्नमेंट को और भी ऐसे इंसेंटिव प्रोग्राम्स और पे काम करना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट को और अट्रैक्ट किया जाए। साथ ही साथ जो है क्रेडिबल और साइंटिफिक नॉलेज बेस बनाने के लिए हमको बाहर के
कंट्रियों के साथ जो है और कंपनियों के साथ, बाहर की कंट्रियों और कंपनियों के साथ तालमेल बैठा के काम करना चाहिए। वाटर डिस्चार्ज के लिए एक अलग से गाइडलाइन देनी चाहिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होगा वाटर पे, रिसोर्सेज पे, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होने वाला है वाटर रिसोर्स पे, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है वाटर रिसोर्सेज पे। साथ ही साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट है उसने भी ये डिसाइड किया कि और रिकॉग्नाइज़ किया कि हमको एक सेक्टर स्पेसिफिक इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का मैनुअल तैयार करना पड़ेगा इन अनकन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन को। तो इस पॉलिसी को हमको इम्प्लीमेंट भी कराना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम इस टॉपिक पे कंक्लूज़न क्या लिख सकते हैं। तो एक तो है, हम एक्सेप्ट करते हैं कि जो सेल गैस एक्सप्लोरेशन उसमें बहुत सारा चैलेंज है, लेकिन साथ ही साथ सेल गैस एक्सप्लोरेशन इंडिया के लिए एक बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल करा रहा है। ठीक है, तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी ऑपरेशन में रखें इंडस्ट्री के, और जो है पॉलिसी मेकिंग में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूसिवनेस रखें, तो हम इस सेक्टर को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और इंडिया के ग्रोथ में इसका यूज़ कर सकते हैं पॉजिटिवली। सो इस तरीके से हम लोग का टॉपिक ख़त्म होता है। एक भाई मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ हम लोगों ने क्या क्या देखा। तो हमने इंट्रोडक्शन देखा, इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि जो है किस तरीके से गोल्डन एज आने वाली है गैस के लिए। ठीक है, और उसमें अनकन्वेंशनल गैस काफ़ी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करने वाले हैं 1/3, इसलिए हमारे लिए सेल गैस इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फिर हमने देखा सेल गैस आखिरकार होता क्या है, उसका एक्सट्रैक्शन कैसे आप करते हैं, उसके क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं। फिर हमने देखा इंडिया में क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं सेल गैस के, क्या चैलेंजेस हैं इनको एक्सप्लोर करने में, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिया, और फिर वे फॉरवर्ड हमने डिस्कस किया कि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट क्या और फर्दर कर सकती है, और फाइनली हमने कंक्लूड कर दिया इस चीज़ को। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर।